हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 3 यानी लास्ट क्लास में आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो हमारा बचा हुआ है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 को भी हमने कवर किया है। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, और चैप्टर नंबर 2 के बाकी वीडियोज़ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट। आज हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो, उसके बाद हम बात करेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद हम बात करेंगे रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, और उसके बाद हम बात करेंगे आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये 4-5 टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। जब भी हम स्टॉक एंड फ्लो की बात करेंगे, स्टॉक एंड फ्लो ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आप स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस को लिखें, सबसे पहले आप एक पॉइंट जरूर लिखें, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हम किसी चीज़ का बात करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, देन वी टॉक अबाउट स्टॉक। जब हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बात करेंगे फ्लो का। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंस आप उसको ये याद करना है। आइए इसको एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाता हूँ। स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, और फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। इसके टाइम डायमेंशन की बात करें तो स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन ऐसा होता नहीं है, और वहीं हम फ्लो की बात करें ये टाइम डायमेंशन होता है। कैसे टाइम डायमेंशन होता है इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, यानी इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है। ठीक, अब स्टॉक एंड फ्लो एक्चुअल में क्या होता है और कैसे काम करता है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। बेसिकली जब हम बात करते हैं, सपोज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ स्टॉक का। जैसे मैंने आपसे कहा, एक बार बुक का एग्जांपल पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 1 2024 देयर में बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। ऑन जनवरी 10 2024 देयर में बी 25,000 बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है all such values are stock value as these are measured by specific period of time। जब हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे किसकी, स्टॉक की। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लें, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फ्लो की बात करेंगे तो इसकी हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं फ्लो की तब हम फ्लो की बात करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, ये बहुत सारी बुक्स में एग्जांपल गिवन भी है। तो जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ दिल्ली से मुंबई की, सपोज इमेजिन कर रहे हैं ये डिस्टेंस इतना है, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है? जी नहीं, ये डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट हो गया। वहीं मैं आपकी बात करूँ स्पीड ऑफ अ कार। स्पीड ऑफ अ कार क्या होता है? क्या आप एक ही स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करेंगे 100 की रफ्तार से? जी नहीं, कभी 100 भी चलेगी, कभी 110 भी चलेगी, कभी 120 भी चलेगी, कभी 90 भी चलेगी, कभी 10 भी चलेगी। जहाँ पे चीज़ों में चेंजेस हमें देखने को मिलेगा वो होता है फ्लो, और जहाँ पे चीज़ें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक स्पेसिफिक रहती हैं, मतलब कांस्टेंट रहती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। एक एग्जाम्पल मैं आपको स्टॉक और फ्लो का और समझाऊँ। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ वाटर इन ओवरहेड टैंक, आपके छतों पे जो पानी की टंकी लगी हुई है, आपने उसमें पानी भर दिया, सपोज 500 लीटर की टंकी है, तो 500 लीटर स्टॉक कर लिए ना वाटर, तो ये स्टॉक कंसेप्ट हो गया। अब आप उस पानी को टैप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, कभी आप ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हैं, कभी आप कम भी यूज़ कर रहे हैं, कभी आप कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब स्टॉक तो आपने एक बार कर लिया 500 लीटर या 1000 लीटर, लेकिन आप टैप के थ्रू उसका क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब जब फ्लो कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक क्या हो गया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए। चलिए एक एग्जाम्पल आपको मैं आप समझाऊं। नंबर ऑफ बर्थ
एंड डेथ। हमारी इकॉनमी में या किसी की इकॉनमी में डेली लोग मरते हैं, डेली लोग पैदा होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, हम सेंसस का नाम सुना है, जनगणना, उसको हम एक पर्टिकुलर मेजर 10 साल में मेजर करते हैं। तो एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, यहाँ पे डेली चेंजेस हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो यही आपको बताया है स्टॉक एंड फ्लो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं स्टॉक एंड फ्लो के, जैसे 2-3 एग्जांपल मैं लेके आपको बताऊँ। जैसे आपको दे रखा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये समझा दिया, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वाटर इन ओवरहेड टैंक, ठीक है, लीकेजेस, राइस इन गो डाउन, स्पीड ऑफ अ कार, तो ये डिस्टेंस बिटवीन, तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं आपके स्टॉक एंड फ्लो के, यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाए हैं, ठीक है। आपने बैंक में डिपॉजिट करा पर मंथ, आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने स्टॉक कर लिया उसको और आप विड्रॉ कर लें, कभी 1000 कभी 500, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो समझ में आया होगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है 4 सेक्टर्स इकोनॉमी। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पे C क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, C मतलब हाउस होल्ड, I मतलब प्रोड्यूसर, G मतलब गवर्नमेंट और X माइनस M नेट एक्सपोर्ट होता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये होते क्या हैं सेक्टर, ये मैं आपको डिटेल्ड में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर क्या काम करता है, नाम से समझ में आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर हमने पीछे भी पढ़ रखा है। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कंज्यूमर्स अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं आपका आय। आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जो इन लोगों के लिए गुड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई फर्म हो गई, ठीक है, वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म हो सकती है, परचेज फैक्टर्स हो सकता है, और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर भी होता है, वो चीज़ों को बनाता भी है, और कंज्यूमर सेक्टर्स भी होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आप उसको देखेगा। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट कंज्यूमर सेक्टर्स भी होता है। और फिर हम बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब जितना हमने इकोनॉमी में मंगाया और जितना हमने भेजा। तो ये दिस ऑल आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये तीनों सेक्टर, चारों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया भी है, थोड़ा सा हिंट दिया भी है, मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले C प्लस I होता क्या है। हमारी इकॉनमी में 2 तरह की इकॉनमी है, एक क्लोज इकॉनमी है। क्लोज इकॉनमी की बात करें तो फॉर्मूला बनता है 2 सेक्टर इकॉनमी और 3 सेक्टर इकॉनमी। 2 सेक्टर इकॉनमी का फॉर्मूला क्या बनता है, CAD इज इक्वल्स टू C प्लस I, 1 सेक्टर 2 सेक्टर। और 3 सेक्टर का फॉर्मूला बनता है AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है C प्लस I प्लस G। उसके बाद हम बात करेंगे आपका 3 सेक्टर इकॉनमी। 3 सेक्टर इकॉनमी मैंने आपको समझा दिया, हमने क्लोज इकॉनमी समझा दिया। उसके बाद हम बात करेंगे 4 सेक्टर इकॉनमी। 4 सेक्टर इकॉनमी का मतलब क्या होता है, 4 सेक्टर इकॉनमी का मतलब होता है कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब AD का कंप्लीट फॉर्मूला, इसको ओपन इकॉनमी बोलते हैं। AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया, 4 सेक्टर इकॉनमी। अब ये सारी इकॉनमी आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर है तभी तो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। जब हाउस होल्ड नहीं होगा तो प्रोड्यूसर किसके लिए बनाएगा, और जब प्रोड्यूसर नहीं होगा तो हाउस होल्ड कैसे खाएगा। जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, और जब रिसोर्सेज होंगे बनाने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा।
अब हमारी कंट्री सब कुछ तो नहीं बना सकती और बाकी कंट्रीज भी सब कुछ नहीं बना सकती, तो हर कंट्री एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में। तो बस आपको ये याद रखना है, ये होता है 4 सेक्टर्स इकोनॉमी, और हर सेक्टर एक दूसरे से क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे आपको मैं यहाँ समझाऊँ तो ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अदर इन अदर वे, दिस इज कॉल्ड इंटर सेक्टर फ्लो। जो मैंने आपको यहाँ समझाया यही चीज़ आपसे कह रहे हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पे, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड पे, और जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड डिपेंड है गवर्नमेंट के उसके सर्विसेज पे। तो यही चीज़ है आपकी, जो चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेक्टर फ्लो। वो 2 सेक्टर में भी हो सकता है, 3 सेक्टर में भी हो सकता है और 4 सेक्टर्स में भी हो सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये जो है 4 सेक्टर्स इकोनॉमी, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो 4 सेक्टर इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो की बात करें, फ्लो मतलब चेंज, कुछ चीज़ आ रही है कुछ चीज़ जा रही है। जहाँ पे बस ये सिंपल से डेफिनेशन याद रखनी है आपको, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो होता है जहाँ पे इन गुड्स एंड एक्सचेंज के बदले मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मनी फ्लो। जैसे रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट सेक्टर आपको बता दिए C+I+G+X-M। तो रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, और जो मनी फ्लो होता है वहाँ पे मनी का। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इन्होंने कोई चीज़ इनसे खरीदी एक दूसरे, तो आपस में पैसों का तो एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पैसों का एक्सचेंज कर रहे हैं, ऊपर गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। गुड्स लिया पैसा दिया, गुड्स दिया पैसा लिया, तो ये हो गया रियल और मनी फ्लो। चारों सेक्टर्स में रियल फ्लो और मनी फ्लो काम करता है। रियल फ्लो मनी फ्लो का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलेंगे रियल फ्लो, जहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है उसके बदले बोलेंगे हम लोग मनी फ्लो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे 2 सेक्टर में कैसे इन्होंने रियल फ्लो और मनी फ्लो को दिखाया है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास कुछ फैक्टर सर्विसेज होती हैं और कुछ फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। जो फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट क्या होता है लिख लो आप, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। आपने किसी को लैंड दी तो उसके बदले में आप क्या लेंगे, रेंट लेंगे। आपने कि यहाँ कोई लेबर काम कर रहा है तो आप उसको वेजेस देंगे। आपने कहीं से कैपिटल लिया है तो आप उसको इंटरेस्ट देंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप क्या कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले रियल फ्लो में। ठीक, तो ये कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, और एक सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक, अब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या एक्सचेंज होता है और कैसे एक्सचेंज होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या और कैसे एक्सचेंज होता है, इस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब प्रोड्यूसर सेक्टर कहाँ जा रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर जा रहा है हाउस होल्ड के पास। ठीक है, प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, अब वो गुड्स किसको बेच रहा है, वो गुड्स बेच रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हाउस होल्ड ने किसी, सपोज मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लैंड की ज़रूरत है, तो हाउस होल्ड ने क्या करा, प्रोड्यूसर को लैंड दी। हाउस होल्ड ने लेबर दिया, जब मेरे घर से कोई काम करने जा रहा है, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा लगाया तो बैंक से प्रोड्यूसर ने पैसा लिया, तो और कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे प्रॉफिट। तो ये चारों चीज़ें कौन दे रहा है, हाउस होल्ड दे रहा है। अब हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर इसके बदले में पैसा दे रहा है, यहाँ पे तो उनने गुड्स दे दिया तो ये रियल फ्लो हो गया। अब जब उसका एक्सचेंज में इसे गुड्स के बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जैसे प्रोड्यूसर ने क्या दिया, लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, तो ये होते हैं फैक्टर सर्विसेज और इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो यही आपको बता रहा है, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, और यहाँ पे फैक्टर पेमेंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट। ये रियल फ्लो मनी फ्लो मैंने आपको समझा दिया। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है और मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब रियल फ्लो का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, अगर कभी आपसे फिजिकल फ्लो पूछ ले, फिजिकल फ्लो का मतलब क्या है, रियल फ्लो। ठीक है, अगर आपसे कभी मनी फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम पूछ ले तो आप याद रखना नॉमिनल फ्लो जो होता है वो क्या होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो होता है। नॉमिनल फ्लो मतलब रियल मनी फ्लो और रियल फ्लो मतलब फिजिकल फ्लो, बस ये आपको याद रखना है ये होता क्या है।
सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम मैंने आपको अभी समझा दिया। हमारे सिलेबस में सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम केवल 2 सेक्टर का है, मतलब AD इज इक्वल्स टू C+I। कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है, कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है, ये हमने पढ़ा दिया आपको। C+I प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर डिपेंडेंट है और कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। तो आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, उसके अलावा आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा है, 3 फेजेस ऑफ सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम। कैसे 3 फेज होते हैं सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम के? बहुत सिंपल सा है, इसको आप देख लें एक बार। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस, क्या फेजेस होते हैं? सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या करा, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो है, 3 सेक्टर ऑफ फ्लो। हमने एक्सपेंडिचर करा, हमने एक्सपेंडिचर करा, एक्सपेंडिचर करके क्या करा, हमने प्रोड्यूस करा गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, उससे इनकम जनरेट हुई, फिर इनकम हुई, फिर हमने एक्सपेंडिचर करा, फिर एक्सपेंडिचर करा, फिर एक्सपेंडिचर करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने बनाए, फिर प्रोड्यूसर से फिर इनकम हो। तो ये एक चेन चलती रहती है, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? एक हो गया आपका एक्सपेंडिचर, एक हो गया प्रोडक्शन और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम। ठीक, तो ये आपको सब कुछ यहीं लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको, ये वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। जो पैसा हाउस होल्ड खर्च कर रहा है किसी गुड्स को ख़रीदने के लिए, वो कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहा है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। जो पैसा प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई बात? बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम मैंने आपको समझा दिया। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको एक बार और बता देता हूँ। प्रोड्यूसर सेक्टर है जो चीज़ें बना रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर है जो चीज़ें खरीद रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर सेल कर रहा है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में क्या कर रहा है? देखो, अब मैं इसको यहाँ से समझाऊँ आपको तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर है और हाउस होल्ड सेक्टर है। प्रोड्यूसर ने सेल करा गुड्स को, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुड्स को सेल कर रहा है प्रोड्यूसर। तो ये क्या हो गया, किसको सेल कर रहा है? हाउस होल्ड को। ठीक है, अब हाउस होल्ड इसके बदले में उसको क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया, हाउस होल्ड ने अपनी लैंड दी प्रोड्यूसर को, लैंड दी, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, और प्रोड्यूसर ने उसके बदले में उसे क्या दिया? रेंट दिया, वेजेस दिया, प्रॉफिट दिया और इंटरेस्ट दिया। तो हाउस होल्ड अपना लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, एंटरप्रेन्योर दे रहा है, और उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम, मतलब रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको भी यहाँ लिखवाई थी, ये वाली। तो ये फैक्टर सर्विस आपका इस तरीके से काम करता है। आप इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक बार पावर पॉइंट्स में देखिए कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड कवर कर लिया, फाइनल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैपिटल, उसके बाद कंपोनेंट भी हमने कवर कर लिया, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और आपका नॉन प्रॉफिट कंपोनेंट, फिक्स, इन्वेंट्री, ग्रॉस, नेट, हमने सब कवर कर लिया। डेप्रिसिएशन भी पढ़ लिया, जिसके ऑल्टरनेटिव 4 मैंने आपको नेम बताए थे, याद कर लेना। नेशनल इनकम के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमने पढ़ लिया, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो में हमने डिफरेंस याद कर लिया क्या होता है। उसके बाद C+I+G+X-M, ये भी हमने पढ़ लिया। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम हमने पढ़ लिया, रियल फ्लो पढ़ लिया और नॉमिनल फ्लो पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स को कवर यहाँ पे कर लिया है। कब के लिए? 2026 बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर है? तो CBSE के हिसाब से ये वीडियो बन रही है। VK उरी को हम यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से 12 तक मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा और पूरे आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जाते जाते आपके लिए आज एक होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, एक कार परचेज़ करी है हाउस होल्ड ने, मतलब आपने या घर में आपने किसी ने अपने सेटिस्फेक्शन पर्पस के लिए कोई कार परचेज़ किया है, तो वो इन चारों में से कौन सा गुड्स होगा? ये CBSE 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है रिपीट फिर से हो जाए। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड होगा, सिंगल यूज़ कैपिटल गुड होगा, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होगा या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होगा। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड तक। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ भेज सकते हैं, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।
सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा समझ में आया होगा। विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, हर एक चीज करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं थर्ड चैप्टर में नेशनल इनकम के साथ। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हों और इसी तरह से हम आगे सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड बाय।